हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो आइए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। तो फ्रेंड्स, समय की इतनी ताकत होती है कि वो कोयले को भी किस में बदल देता है, हीरे में बदल देता है। तो समय समय की बात है। कोई समय ऐसा आता है जब हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हम समय के साथ इन समस्याओं से निपटते रहते हैं तो हम लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ के रूप में हम क्या लोगों के सामने उभर कर आते हैं। तो इसी तरीके से समय के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ, जैसे कि आज की अपनी हेडिंग है महत्वपूर्ण बिंदु, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड कुछ हम टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं, उनको फैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो हम पॉइंट टू द पॉइंट क्या कर रहे हैं, टॉपिक को आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग जब लेवल वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होगी, तो वहां पर हमें ये जब पॉइंट सारे के सारे ध्यान में होंगे तो हमें इतनी समस्याएं नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है छोटी छोटी मगर बड़ी काम की बातें, यानी कि ये पॉइंट आपको लग सकता है कि बहुत सिंपल है, इसका स्टैंडर्ड जो है वो 8th या 9th क्लास का है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर एग्जाम देने बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि यार एग्जामिनर ने इतने छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। तो एग्जामिनर क्या पूछता है ये उस पर डिपेंड है, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर करके हमें आगे कैसे बढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पिछला टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नया नया पढ़ेगा उसको हो सकता है समझने में थोड़ी समस्या आए। तो जब भी आप पढ़ो तो शुरुआत से पढ़ो। अगर आप कोई नए वीडियो देखते हो तो उसके पिछले जितने भी वीडियोस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और पिछले वाले टॉपिक हमें आगे वाले टॉपिक को समझने में बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जैसा कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की सामान्य कंसेप्ट या अवधारणाएं जो हमें आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एटम से, परमाणु से। उसमें मैंने महर्षि कणाद के बारे में बताया कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया। फिर बताया था डाल्टन के बारे में, और फिर हमने पढ़े थे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मूलभूत कण। उसमें हम लोगों ने डिटेल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि परमाणु से रिलेटेड अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतया 3 मॉडल के बारे में बात की थी, जिसमें पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल, और फिर दूसरा था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और तीसरा जो सर्वमान्य मॉडल है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अलग से क्लास लगाई है, और वो है नील्स बोर का मॉडल। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा चुकी थी। इसके अलावा जो जेड के एग्जाम है या फिर हम रीट लेवल 2 साइंस की बात करें तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई आपको तत्व दिया हुआ है और उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे या उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो तत्व की भी मैंने बिल्कुल अलग से क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था ZXA, और वहां पर हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि Z क्या है, X क्या है और A क्या है। तो अब इन सब पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग जो आगे की ओर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही ज्यादा चर्चा में भी रहता है और हर बार लगभग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो होता है मोल। तो सबसे पहले शुरुआत हम मोल से करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या होते हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत होगी मोल, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी
मोल, अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोल होता क्या है, मोल को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो मोल बहुत ही सिंपल है। हम किसी भी पदार्थ में परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या या आयंस की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी गई, यूनिक अवधारणा दी गई, जिसके लिए कि हम समान रूप से किसी भी पदार्थ के जब उसका द्रव्यमान दिया हुआ हो तो हम मोल से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल और मोल का संबंध जो है वो अवोगाद्रो नंबर से भी है। एक नंबर डिसाइड कर रखा है और वो फिक्स है, और जब भी मोल की बात करते हैं तो अवोगाद्रो नंबर जो है वो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक था अवोगाद्रो, और उसने एक नंबर डिसाइड किया मोल के लिए, उसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो पहले मैं अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू जो आपको याद करनी है, आप इस तरीके से समझ लेना है कि आपको इसको याद करना है। तो अवोगाद्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर संख्या, और इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो है 6.022, कभी 23 भी लिखा हुआ होता है, इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर ये नंबर जो है, ये नंबर परमाणु की संख्या भी हो सकती है, अणु की संख्या भी हो सकती है, या आयंस की संख्या भी हो सकती है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, ये क्या है, अवोगाद्रो नंबर है। अब हम मोल को परिभाषित करते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का मान जो है वो उसके ग्राम परमाणु भार या फिर ग्राम अणु भार के बराबर होता है। अब मैंने जो ये परिभाषा बोली है उसको पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगी और फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी कि ये परिभाषा कैसे बनी है। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, मोल किसी भी पदार्थ के एक मोल का मान, मैं मोल लिखूं तो भी उसका मतलब 1 मोल ही होगा, या फिर मैं 1 मोल लिखूं तो भी उसका मान 1 मोल ही होगा। तो 1 मोल का मान उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर होता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे ताकि ये परिभाषा हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे पहले आप चाहो तो मेरा एक वीडियो है, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना इसको समझने के लिए मैंने एक टॉपिक पहले ही डाल रखा है यूट्यूब पर, परमाणु अणु यौगिक तत्व मिश्रण। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ग्राम परमाणु भार, तो हमें पता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो जब हम उसकी बात करेंगे ग्राम में तो क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणु भार। और परमाणु जो है ये आपस में रिएक्शन करके, आपस में संयोजन करके क्या करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। तो जब परमाणुओं से अणु का निर्माण हो जाएगा तो हम उस समय क्या बोलेंगे, उसको अणु भार बोलेंगे, या फिर अणु मिलकर यौगिक का निर्माण बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, बड़ा अणु ही होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अणु भार बोलते हैं। तो जो भी उसका परमाणु भार होगा ग्राम में, या फिर जो भी उसका अणु भार होगा ग्राम में, उसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा।
और ये यहाँ पर मैं उदाहरण से आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर 7n14, ये आपको जो मैं 20 तक के परमाणु इससे आगे बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 7n14 है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, परमाणु है, और ये किसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका परमाणु भार है, ग्राम में इसका जो मात्रा होगी वो क्या होगी, 14 ग्राम। और ये जो 14 ग्राम है ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 मोल के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमें उदाहरण दे रखा है 6C12, तो कार्बन, अब कार्बन का कितना ग्राम होगा, यहाँ पर हम बात करें तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो ये 12 ग्राम का मान जो है ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 12 ग्राम है ये किसके बराबर होगा, कार्बन का 12 ग्राम जो है वो इसके 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरीके से मैं अणु की बात करूं, जैसे अणु में मैंने उदाहरण ले लिया जल, वाटर, H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भार होता है 1 का 1, तो 2 का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का हम लिखते हैं ऑक्सीजन को 8O16, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो यहाँ पर जल के जो 18 ग्राम होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी पदार्थ के ग्राम परमाणु भार या फिर उसके ग्राम अणु भार का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो मोल जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम मोल को निकालने के लिए एक सूत्र भी होता है, वैसे मैं मोल को बहुत अच्छे से अणु, परमाणु, आयतन, उनमें संबंध का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बेसिक्स है बिल्कुल, और बहुत बार इसमें परमाणु कितने होंगे, इसमें अणु कितने होंगे, इसमें आयंस कितने होंगे, तो ये पूछ लिया जाता है, तो उसका सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। लेकिन नॉर्मली हम मोल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो मोल के लिए एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी पदार्थ की अपने को ग्राम में मात्रा दी हुई होगी, ग्राम में मात्रा दी हुई होगी, अपॉन उसका जो भी अणुभार होगा उसका यदि हम भाग लगा देंगे तो हमारे पास उस पदार्थ के क्या आ जाएंगे, मोल का मान आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, जैसे हमें दिया हुआ है 36 ग्राम। वैसे ग्राम में हम जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पर 36 ग्राम ठोस पदार्थ ये मैं उदाहरण मन से बता रही हूं, आपके पास वहां पर कोई भी डेटा आ सकता है। ठोस पदार्थ जिसका अणुभार 18 है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो सिंपल सा है, आपको सूत्र पता है मोल, तो मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा, और आपको इस ठोस पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 36, और यहाँ पर आपको नीचे अणुभार का भाग लगाना है और अणुभार कितना है, 8 है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल डेटा लिया है ताकि आसानी से एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो वहां पर कोई भी डेटा आ सकता है, सिर्फ आपको वहां पर कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 दूनी 36, तो यहाँ पर इस ठोस पदार्थ के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 1 मोल को, जैसे मैंने बोला कि किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा वो 1 मोल के बराबर होती है, तो जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिखती हूँ, जैसे यहाँ पर उदाहरण है नाइट्रोजन का। हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 14 होती है। जब इसका मैं मोल निकालूंगी तो मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा, तो 14 ग्राम है, इसका अणुभार भी कितना है, 14 है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इस परिभाषा को लिखा कि किसी भी पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो मोल वाली कंसेप्ट जो है वो
अच्छे से क्लियर हो रही होगी आपको, आई थिंक, अगर पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो, और अगर पढ़ा हुआ है तो और भी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग बात करेंगे 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक, उनका नाम और उनका क्या प्रतीक होता है, तो उसकी हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो चीजें आपको याद हैं तो बहुत आसानी से आपको आगे वाली चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स साइंस के नहीं होते हैं तो उनको अगर छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं तो एग्जाम में कितना ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ये बेसिक्स पढ़ना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो 1 से 20 तक के जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक नंबर वाइज, उनके तत्व का सिंबल क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से आयन पर कितना चार्ज होता है और किस प्रकार से जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोजन करते हैं। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल में हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा परमाणु क्रम संख्या। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमाणु क्रमांक वाइज ही लिखेंगे हम लोग। तो परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम या परमाणु का नाम बोल सकते हैं। परमाणु का नाम, और यहां पर हो जाएगा तत्व का प्रतीक, यानी कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दर्शाएंगे, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट। इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी एक टेबल बन जाएगी। अब सबसे पहले आप, किसी की आदत होती है वो ट्रिक से याद करता है, किसी को ट्रिक कम समझ में आती है, तो आपको जैसा समझ में आए आपको क्रम वाइज उसको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है 1 नंबर की। यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो परमाणु क्रमांक 1 पर हो जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H से। फिर दूसरे नंबर पर होता है हीलियम। ये क्रम वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं साथ साथ में लिख देती हूँ। 2 नंबर पर हो जाएगा हीलियम, और हीलियम को लिखते हैं हम लोग He से। तो आप ये कोशिश करा करो कि जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसको रीड नहीं करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो समझने के साथ साथ उसको याद रखने की भी कोशिश किया करो, ताकि बहुत सारी चीजें साथ साथ में क्लियर हो जाए। तो जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी कम समय में आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि वो जब पढ़ रहे होते तो ही उसको क्या कर लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं, उसको याद रख लेते हैं। तो उनको कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और कम समय में वो अपना सिलेबस क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक एग्जाम क्रैक करने की क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। लिथियम को लिखते हैं हम लोग Li से। फिर 4th नंबर पर होता है बेरिलियम। Be। 5th पर होता है बोरॉन, इसको लिखते हैं हम लोग B से। फिर 6th नंबर पर होता है कार्बन, और कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कार्बनिक यौगिक इन्हीं से बने हुए होते हैं। तो 6C हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं 7। तो 7 पर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N से। फिर 8 नंबर पर होता है ऑक्सीजन। और इसको हम लोग लिखते हैं O से।
और फिर 9 नंबर पर होता है फ्लोरीन, और इसको हम लोग लिखते हैं F से। और 10 नंबर पर होता है नियोन, नियोन, और इसको हम लोग लिखते हैं Ne से। तो यह है हमारे 1 से 10 तक के परमाणु के परमाणु क्रमांक, उनके नाम और उनके तत्व या उसका सिंबल या उसका प्रतीक। तो आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 10 तक बात कर चुके हैं। अब हम लोग 11 से 20 तक के परमाणु की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार 2-4 नाम पता होगा तो मतलब काम चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर अपने से एक कदम आगे चलता है। हम जो सोचते हैं वो उससे एडवांस ही सोचता है, इसीलिए हमारे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है, हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमें पहले से ही इतनी तैयारी करनी है कि एग्जामिनर आगे सोचे तो हम लोगों की इतनी पहुंच हो कि हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो इसीलिए हम लोग 11 से 20 तक के परमाणु क्रमांक, उनके नाम और उनके प्रतीक भी याद करेंगे। तो हो जाएगा हमारा, यहां से मैं हटा रही हूं अभी। अब 11 पर होता है सोडियम, सोडियम, और इसको लिखते हैं हम लोग Na। वैसे तो जनरली तत्वों के जो सिंबल होते हैं वो उनके नाम ही होते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका लैटिन नाम के आधार पर सिंबल होता है, इसीलिए वो मिलता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, नाम Na से हो रहा है, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, इसीलिए इसको Na से लिखते हैं हम लोग। तो इसीलिए आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ज्यादातर में तो उनके नाम, उनका जो स्टार्टिंग जिससे हो रहा है उसी का अल्फाबेटिकली मतलब इसमें मिल रहा है प्रतीक में। तो कुछ में नहीं मिलने का कारण यह है कि उनके लैटिन भाषा में जो नाम होते हैं उनका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो इसमें लिया जाता है। अब 12 की बात करें तो 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और इसको लिखते हैं हम लोग Mg से। फिर 13 पर होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको लिखते हैं हम लोग Al से। फिर 14 नंबर पर होता है सिलिकॉन। ये मैं फास्ट इसलिए करवा रही हूं क्योंकि ये आपको याद करना है कि कौन सा परमाणु क्रमांक कितना है, तत्व का नाम क्या है, और सिलिकॉन का हो जाएगा Si। फिर 15 की बात करें तो 15 नंबर पर आता है फास्फोरस, और फास्फोरस को हम लोग लिखते हैं P से। फिर 16 की बात करें तो 16 नंबर पर आता है सल्फर, और सल्फर को हम लोग लिखते हैं S से। फिर हम लोग यदि 17 की बात करें तो 17 पर आता है क्लोरीन, और ये क्लोरीन भी बहुत सारे यौगिकों का परमाणु होता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा क्लोरीन, Cl से लिखते हैं इसको। फिर हम लोग 18 की बात करें तो 18 पर हो जाएगा आर्गन, आर्गन, और ये हो जाएगा Ar, आर्गन, जो कि एक क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। और 19 की बात करें तो 19 पर आता है पोटेशियम, और पोटेशियम को जो सिंबल होता है वो होता है K। और इसी तरीके से हम लोग यदि 20 पर बात करेंगे तो 20 पर आता है कैल्शियम, जो हमारी बोन्स में होता है, जो रक्त का थक्का बनने में हेल्पफुल होता है, और ये होता है कैल्शियम, और इसको हम लिखते हैं Ca से। इस प्रकार हमारे 11 से 20 तक के जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक, उनके नाम और उनके प्रतीक कंप्लीट होते हैं। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको लिखकर भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक इनफ है, क्योंकि कल के लिए भी हमें बचा के रखना चाहिए ताकि हमारी पढ़ने की आगे जो ललसा है या फिर जो हमारा मन है वो बना रहे कि ये चीज़ बाकी रहेगी, मुझे कल पढ़ना है।
अगर एक ही दिन में आपने सारा काम तमाम कर दिया, सारा खत्म कर दिया, तो फिर आप क्या बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, कंफर्ट हो जाते हो, और आपकी आगे जो सीखने की क्षमता होती है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसीलिए हमें ये रहना चाहिए कि इस टॉपिक को हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, इसको आगे कल इतने, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, तो आगे से आगे हमारी पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती रहती है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।